जो डिफेंस पैक्ट हमने किया है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कुछ टेंशन क्रिएट कर रहा है भारत के लिए? मैं पहले भी इसको कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान बेसिकली एक सब डिवीजन है इस्लामिस्तान की, और हमारे साथ बहुत सारे जितने भी इस्लामी मुल्क हैं वो सब इसकी सब डिवीजन है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश एज वेल। ठीक है, तो ये सब डिवीजन हैं और हम एक इस्लामिस्तान के कंट्रीज हैं उसके अंडर में हैं। अब हमारे साथ ये हो गया कि रीजनल पावर का हमें एक दर्जा मिल गया, जिसे मिडिल पावर भी कह रहे हैं, मैं उसको मिडिल पावर प्लस कहता हूँ। और उसमें हमारा जो है वो नॉन नेटो, जैसे हम एलाई होते थे अमेरिका के, ऐसे नॉन नेटो ये कह लें कि ऑल्टरनेट टू नेटो, ये एक ब्लॉक बन गया है मुस्लिम कंट्रीज का, जिसमें तुर्की है और सऊदी अरब है, और इसके अंदर उम्मीद है कि दूसरे मुल्क भी आ रहे हैं। तो ये उनके लिए, इंडिया के लिए इसलिए ज़्यादा दर्द-ए-सर बन गया है कि इंडिया का एक प्लान था जिसको वो कहते हैं अखंड भारत, और लोकसभा में उन्होंने इसका नक्शा वगैरह भी लगा के रखा। और अखंड भारत का ख्वाब तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बनाने के दिन ही ख़त्म हो गया था। लेकिन अब जो था इनका कि जो एक न्यू नॉर्मल इन्होंने निकाला था, और कि जनाब हम इस तरह की जो है वो स्मार्ट जो है वो अटैक्स हम कर सकते हैं, और बिफोर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, अंडर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, तो वो हम जैसे इन्होंने अब ऑपरेशन सिंदूर 2 में किया। तो कि उसके बाद उनकी जो कर्नल सूफियाँ हैं वो फ़ौरन बोलती रही कि वी डोंट वांट एस्केलेशन, वी डोंट वांट एस्केलेशन, व्हाट वी हैव टू डू वी हैव डन, और वी डोंट वांट एस्केलेशन फर्दर। तो अब जब ये इतने बड़े मुल्क पाकिस्तान के साथ आ गए हैं, तो पाकिस्तान को बेसिकली दिफाई से ज़्यादा इक़्तिसादी फ़ायदा है। इक़्तिसादी फ़ायदा इस सेंस में है कि देखिए, दिफाई के तौर पर तो पाकिस्तान ही इन तीनों मुल्कों में नंबर 1 पर है, बिग बिंग न्यूक्लियर। तो कि टर्की के पास नेटो की छतरी मौजूद थी, लेकिन न्यूक्लियर पावर अब उसके अपने हाथ में है, बिग पाकिस्तान के हाथ में होने की वजह से। एज ए मुस्लिम हमें इक़्तिसादी फ़ायदा ये है कि देखिए, सऊदी अरब जो है इकनॉमिक, टर्की जो है एक टेक्नोलॉजी के बेस पर और इकनॉमिक पावर भी है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसकी इकॉनमी है, और साथ ही वो डिफेंस प्रोडक्शन में दुनिया के टॉप कंट्रीज में है इस वक्त, खासतौर पे ड्रोन टेक। तो पाकिस्तान सऊदी अरब को पहले ही परसुएट करता रहा है कि जनाब अब हमें डिफेंस प्रोडक्शन पे जाना चाहिए, आपका ऑयल भी कुछ अरसे के लिए है, तो बेहतर है कि आप इस वक्त हमारे साथ मिल। तो डिफेंस प्रोडक्शन का इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वेरी सून यू विल सी कि तीनों मुल्क मिलकर जो है ये डिफेंस प्रोडक्शन पे भी जाएंगे। एक प्रोजेक्ट तो हम उसमें शामिल हो चुके हैं, सऊदी अरब भी उसमें है, जो कि प्रोजेक्ट अज़म कहलाता है, एयरफोर्स का है, जिसमें कान है जो टर्की ने डेवलप किया, और उसकी प्रोटोटाइप फ्लाइट उसने 2024 में उड़ा भी दी, और 28 के अंदर ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा, एयरफोर्स का हिस्सा बन जाएगा टर्की की, जो उसमें एयरफोर्स की डिमांड आई हुई है, और सऊदी अरब इज आल्सो पार्ट ऑफ। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, और इसमें इंडोनेशिया भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, मलेशिया भी है, तो और भी कंट्रीज अगर आते हैं, तो ये बेसिकली दिफाई से ज़्यादा एक इक़्तिसादी पावर की तरफ जा रहा है। दिफाई एतबार से तो इंडिया पहले ही हमने उसको काउंटर कर लिया था। जब आप न्यूक्लियर हो जाते हैं तो कोई मुल्क आपको कैप्चर करना आप उसके लिए नहीं होता, ग्राउंड अटैक और इस तरह के अटैक्स पॉसिबल ही रहते। आप ये इस तरह के तो कर सकते हैं कोल्ड स्टार टाइप, और बिलो दी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड छोटे मोटे मार दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान पर कब्जा पॉसिबल। जहां भी पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को खतरा लाग हुआ, तो हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियर ही है। जो सर ऐसा क्यों लगता है सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ऐसा क्यों लगता है हर वक्त के पाकिस्तान में कोई कब्जा करने आ रहा है? जो कब्जा करने आ रहे हैं सर, वो अफगानिस्तान साइड से, वो वहां तो आप कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं, वो कब्जा करने की पोजीशन में नहीं है, उनके पास ना आर्मर है ना कुछ है, सिर्फ इसको हम स्मॉल वेपन्स कहते हैं, उनके पास हैवी वेपन कोई भी नहीं है, तो वो कब्जे की तो बात नहीं है। उनके साथ भी बेसिकली हमारे ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ना पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तुर्की इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, आगे कतर है, कुवैत है। अगर वो अभी ऑफिशियली नहीं भी है, तो इन फ्रॉम इनसाइड स्पिरिचुअली दे आर पार्ट ऑफ दिस अलायंस, इसमें इजिप्ट भी शामिल। तो वो ये सवाल पहले भी आपने किया था कि हवाई, जब मैंने पहले भी ये बात की थी कि जी एग्जिस्टेंस का होगा तो क्यों हमें, तो हमें खतरा नहीं है। हर चीज़ की कंटीजेंसीज होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, अप्रिसिएशन होती है। डिफेंस के अंदर आपके पास हर चीज़ की कंटीजेंसी होनी चाहिए कि क्या होगा तो आप क्या करेंगे, क्या होगा तो आप क्या करेंगे, कौन से इलाके में सैलाब आया तो क्या करेंगे, कौन से शहर में कोई राइट्स हो गए तो वहाँ क्या करेंगे, कौन से एरिया ऑफ एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। तो ये हमारा एक कंटीजेंसी प्लान है कि जहाँ हमारी खतरा होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा जस्ट टू यूज। इसलिए हमने फर्स्ट यूज रखा। वी विल नॉट वेट फॉर द सेकंड यूज को कोई हम पे करेगा तो हम नहीं, फर्स्ट यूज फर्स्ट स्ट्राइक। ठीक है, तो वो हम जो है वो, तो इंडिया के लिए बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि मसला क्रिएट हुआ है, लेकिन इसमें एक फायदा भी है इंडिया के लिए। इंडिया इसमें एज भी ले सकता। अगर इंडिया जो है हमारे साथ, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अगर अच्छे हो जाते हैं जैसे पहले थे जब वाजपेयी साहब आए थे, ठीक है,
हमसे भी गलतियां हुई हैं और जिसकी वजह से ये ताल्लुक स्ट्रेन भी हुए और लेकिन आगे अब निकलने का कोई रास्ता बनाकर अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाते, ये पूरा सार्क का जो आपका ब्लॉक ये आपका बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि इंडिया भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। पाकिस्तान आप देखिए कि बड़ी दुनिया से इंपोर्ट करता है, दूर से $40 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है इंडिया से तिजारत रोकने का। इंडिया को भी पहुंचा होगा, जाहिर है, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट करता उसका रोकी तो हम ही ने ना, तो रोकी तो पाकिस्तान है। वो तो मैंने आपको बात सीधी करते करते स्टार्ट में बता दिया, उसको मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन सर क्या इस जो आप लोग ग्रुप बना रहे हैं उसमें क्या ईरान और अफगानिस्तान को भी शामिल करेंगे? नहीं, ईरान कभी भी उसमें जो है वो शामिल हो सकता है जब चाहे, लेकिन अभी ईरान का, क्योंकि ईरान ऑलरेडी वो वॉर में है, इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन में है। ये जो इत्तेहाद है इसमें अफगानिस्तान भी आ सकता है, लेकिन अभी अफगानिस्तान में कोई रिकग्नाइजेबल कोई ऑफिशियल लेजिटिमेट गवर्नमेंट जब आएगी तो ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये ब्लॉक देखा जाए तो म्यूचुअल डिफेंस का ब्लॉक, लेकिन मैंने आपको बताया कि जिसकी जो डेप्थ है या इसकी जो रू है, स्प्रेड है, जो इसकी थीम है वो इक्तिसादी है, इकोनॉमिक कॉपरेशन। पर्टिकुलरली जो पहला फेज है इनका वो डिफेंस कॉपरेशन में होने चाहिए। डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर हम कॉपरेट करेंगे, हम ऐसे बड़े बड़े इदारे बनाएंगे जो पाकिस्तान में भी हैं, टर्की में है, वो सऊदी अरब भी लेके जाएंगे। और सऊदी अरब के अंदर जो सिविल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा जो शुबा है, वो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर हमारे जो लोग भी जाएंगे यहाँ से। ऑलरेडी आर्मी के तो हमारे जा चुके हैं तकरीबन 25,000 के करीब, तो आगे भी इंशाल्लाह। जी कर्नल साहब, आपने मेजर साहब को यकीनन सुना होगा, तो कहाँ तक आप एग्री करेंगे कि ये जो डिफेंस पैक्ट हो रहा है वो भारत के लिए एक चैलेंज है? अगर आपको लगता है चैलेंज है तो आप अपने पास रखिए चैलेंज, मैंने कब मना, कर लीजिए चैलेंज। ऐसे चैलेंजेस तो हम रोजाना देखते हैं। हमारे लिए क्या चैलेंज है? भाई हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं। मैं आपको अगर बड़े सीधे सीधे शब्दों में, मुझे नहीं मालूम आप लोग कौन से पैक्ट की बात कर रहे हो, उस पैक्ट के कौन से क्लॉजेस को आप लोग पढ़ रहे हो, कितना सीरियसली उनको पढ़ रहे हो, उन क्लॉजेस के अंदर कि कौन कौन से मतलब आप जो निकाल रहे हो, क्या वो टर्की और सऊदी अरेबिया भी इसी तरह से निकाल रहे हैं या नहीं, या दुनिया इसी तरह से निकाल रही है। एक के बाद एक इसको अब हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि क्या बात सही हो सकती है। कोई भी पैक्ट दुनिया में किसी भी कंट्री को करना है, ये उसका हक है। सो आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन इट, इंडिया हैज गॉट नो प्रॉब्लम, क्योंकि सऊदी अगर ये बोल सकता है, टर्की अगर ये बोल सकता है कि इट इज नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री स्पेसिफिक, तो इसलिए मैं उनकी बात मानता हूँ। तीसरा कंट्री एक्चुअली इररिलेवेंट है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं। ज्यादा बड़ी बात आती है, आपने कहा ट्राइंगल, इसका ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते? भाई ट्राइंगल की 3 ही तो साइड हैं। हमारे यहाँ जब ट्राइंगल को देखा जाता है तो वो जो 3 साइड है उसके ऊपर से भी जगह होती है, उसके पीछे से भी जगह होती है, उसके दाएं से भी जगह होती है। सो डोंट मेक अस गेट वरीड ऑन ट्राइंगल्स, क्योंकि अगर मैंने अपनी पाइथागोरस लगा दी यहाँ पर और अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दैट इज नॉट एक्चुअली द कंसर्न जो मैं बताने की कोशिश। आपने कहा, किसी ने कहा कि 3 कंट्रीज से हमें लड़ना पड़ेगा। हम क्यों लड़ेंगे भाई? वो 3 कंट्री हमसे लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे 3 कंट्री। मैंने नहीं कहा कि वेरी क्लियर, वी आर क्लियर हेडेड, वी आर क्लियर हेडेड। नहीं तो सर हम पे अटैक, उन दो पे भी तो अटैक समझा जाएगा ना। अगर भारत ने अटैक किया तो सऊदी अरेबिया, मैंने बोला यही आपकी पढ़ाई लिखाई और मेरी पढ़ाई लिखाई में फर्क है। मैं आपके यहाँ अटैक क्यों करूँ? व्हाट इज द, वो जो बता रहे थे कैप्चर करेंगे, पता नहीं कोल्ड स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे। मैं आपके यहाँ पे कौन सा लैंड है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ कैप्चर करने? कौन सी ऐसी जगह है आपकी? नहीं, अब यही तो प्रॉब्लम है कि अब आप मानेंगे नहीं, आप जल्दबाजी में, जज्बे में आकर, जोश में आकर आप रिवाइंड कर लीजिए। आप जनाब, मैंने इसीलिए जो जो चीजें आप बोलते जा रहे हैं ना, मैं लिखता जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। आपके लिए दर्द नहीं मेजर साहब, आज ज्यादातर ट्रैफिक में से आए, थोड़ा मूड खराब है, मुझे भी कह रहे हैं। तो सवाल पहले भी किया था, ये तो पहले भी हो गया। मूड खराब नहीं है, मूड खराब नहीं है, मूड खराब नहीं है। देखिए जो ज्यादा जो बात है, नहीं, क्योंकि अभी अभी आपने भी कहा, इसलिए मैं तो उस बात पर जवाब दे रहा हूँ। व्हाई विल वी अटैक एनीबॉडी फॉर दैट मैटर? मेरा टर्की से क्या लेना देना कि मैं उस पर अटैक करूंगा? मेरा सऊदी के साथ आपसे 10 गुना ज्यादा ट्रेड है। क्या सऊदी मेरे ऊपर अटैक करेगा? लेकिन सर एक पे अटैक, बाकी दोनों पे भी अटैक समझा जाएगा ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। हाँ, तो मैं तो मान रहा हूँ ना। मैंने कब बोला? मैंने तो इसीलिए अभी कहा कि वो जो तीसरा इररिलेवेंट कंट्री है उसके ऊपर मैंने क्यों अटैक करना, मेरा क्या लेना देना अटैक से? व्हाई विल आई अटैक? यू टेल मी। I will always attack, but I will always attack the terrorism. और इस टेररिज्म पर जब जो अटैक होगा
आपके सामने मिसाल है इस बात की कि आप इस समय बैठे हुए हैं सऊदी में, आपने एक मच्छर नहीं मारा जब ईरान ने सऊदी के ऊपर अभी भी अटैक, आपने एक मक्खी भी नहीं उड़ाई बाबल मंदिर पर जब हुतीज ने सऊदी के जहाज को ठोका गलत वर्ड है एक्चुअली, ठोका नहीं मार करना चाहिए। इसमें कोई सरकाजम नहीं है, इसमें कोई एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं है, एक फैक्चुअल बात कर, क्योंकि कौन कितना ज्यादा इसको डील करता है वो एक अलग बात होती है। आपके सामने है एक पूरा का पूरा नेटो यूएस के साथ नहीं उतरा फाइट, वो यूरोपियन यूनियन अल्टीमेटली यूएस के साथ नहीं उतरा क्योंकि देयर इज येट टू टेक प्लेस अ वॉर। अब समझ मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, व्हाई विल आई अटैक एंड हैव अ वॉर विद एनी कंट्री फॉर दैट। मैं कहता हूं चॉइस आपकी है, कमजोरी आपकी होगी कि आप तीनों ने मिलकर मेरे ऊपर अटैक करना है तो आप सोच लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आई ऑलरेडी नो यू। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों ने कुछ एक अच्छी बात करी, पता नहीं क्या सैलाब और प्रोटेस्ट की बात करी। वेल, जिन सैलाबों को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके अपने क्रिएटेड सैलाब हैं। अब आप उसमें सऊदी से क्या मदद ले पाएंगे ये पूरी दुनिया को मालूम है, बट अगर एक अच्छी एनालिसिस करी जाए निष्पक्ष होकर, सऊदी इज ओनली मनी, तुर्की इज ओनली डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, और इन दोनों चीजों का फायदा उठाने वाला इज दी सो कॉल्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान इसके अलावा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करे, मैं आपको प्रैक्टिकली दे रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इस पर्टिकुलर फैक्ट में अगर देखा जाए तो सो कॉल्ड अपनी न्यूक्लियर की वजह से आया है। एंड न्यूक्लियर इज नॉट द बॉम्ब व्हिच यू विल यूज एवरी डे। आपके यहाँ बोलने के लिए आप कितना भी बोलने हैं, सट्टे मारने हैं, पहिया के निकालने हैं, 25 ग्राम दे निकाल लो, तो पता नहीं क्या क्या कर लो, लेकिन एक्चुअली वो होगा नहीं, ये आपको भी मालूम है। वो एक सिर्फ बोलने वाली बात होती है, पॉलिटिकल बात। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज 25 ग्राम का बम जेब में रखे हैं, चौराहों पर लगा रखे हैं, गली गली में लगा रखे हैं, ये सिर्फ एक कहने का तरीका। दैट बॉम्ब कैन नॉट बी यूज्ड बाय यू आल्सो नो इट वेरी वेल। सबसे बड़ी बात अब आती है बात जो अखंड भारत की आपने कही। भाई आपको कब लगा कि मैं अखंड भारत में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करूंगा, पाकिस्तान की जमीन को अपने अंदर मिलाऊंगा, वहां की सारी मिजरीज को, वहां की इकोनॉमिक ब्रेकडाउन को, वहां की जो तकलीफें हैं उनको मैं क्यों लूंगा? व्हाई विल आई? अखंड भारत इज अ प्राइड फॉर अस कि हमारी हिस्ट्री एक अखंड भारत की है, और उस अखंड भारत में आपको बुरा लग जाए वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन अखंड भारत मेरा था, ये मेरी प्राउड हिस्ट्री है, मेरा कहां कहां तक चीजें। अखंड भारत इज ओनली दैट। There is no politician, there is no prime minister who has ever said कि we are going to create the अखंड भारत again। अगर आपके पास कहीं रिकॉर्डिंग है आप बता दीजिए, मैं आपसे माफी मांग लूंगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। ये जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच में जो समझौता हुआ है कि भाई तुम्हारे घर पे अगर किसी ने हमला किया तो हम ये मानेंगे कि हमारे घर पर हमला हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो असल सच्चाई है वो यही है, क्योंकि पता है सऊदी अरब को भी और तुर्की को भी कि हमें सस्ती फौज अगर कहीं से मिल सकती है तो वो केवल पाकिस्तान है, और इसीलिए वो ये समझौता कर रहे हैं। लड़ने कोई नहीं आएगा। सऊदी अरब पे अगर कोई हमला होता है तो पाकिस्तानी नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, डॉलर्स ले लेंगे भाई, भेजेंगे नहीं किसी को, ये तय है और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। या पाकिस्तान पर अगर हमला होता है तो सऊदी अरब वाले कहीं कभी नहीं आएंगे भाई, उनके पास कौन सी फौज है जो आएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को भी डॉलर्स चाहिए तो बहाना है कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास तो देने के लिए कुछ और है नहीं, हमारे पास सबसे ज़्यादा सस्ती फौज है तो हम अपनी फौज को आपके चरणों में अर्पित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये समझौता कर लो और पैसे दे दो, फौज की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, कुछ भी अगर होता है तो हम अपनी सेना की टुकड़ी आपके पास भेज देंगे। जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं वो भी अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई हमारी जो फौज है सबसे सस्ती है। कल के भारत भी अगर बोल देता है आसिम मुनीर को कि भैया आप अपनी फौज हमें दे दो, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी उसमें भी मना नहीं करेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पैसा दे दो ले जाओ, ठीक है। तो इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।